जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं प्योर रोलिंग मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्योर रोलिंग मोशन होता क्या है। फिर इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उनको हम सीखेंगे और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि नीट है और जो आईआईटी का जो आपका एग्जाम होता है उसमें किस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हमसे पूछी जा सकती है और उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें कौन सी ट्रिक्स है वो यूज करनी है। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने ही रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्योर रोलिंग मोशन को स्टडी करने से पहले एक बार जरा हम समझ लेते हैं कि हमारा प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है। हमने अपनी लास्ट क्लासेज में इनके बारे में डिटेल में स्टडी की है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन के बारे में। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक रिजिड बॉडी है जो कि प्योर ट्रांजैक्शन मोशन कर रही है और जिस सरफेस के ऊपर प्योर ट्रांजैक्शन मोशन कर रही है वो सरफेस है फ्रिक्शनलेस, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ जीरो लग रहा है। ठीक है। अगर हमारी रिजिड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी मान लेते हैं वी नोड। ये वी नोड क्या है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ठीक है। इस वेलोसिटी के साथ अगर आगे की तरफ मोशन कर रहा है तो इस रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट इसी सेम वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मोशन करेगा। ठीक है ना। ये हमने अच्छे से स्टडी किया है जब हमने रिजिड बॉडी पढ़ना शुरू किया था। इसी प्रकार से हमारी कोई रिजिड बॉडी है जो कर रही है प्योर रोटेशन मोशन और किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ? मान लेते हैं किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है और किस सरफेस पे कर रही है? किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर कर रही है। ठीक है ना। तो इस रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट इसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है। मान लेते हैं हमारा जो रिजिड बॉडी है वो एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है? आर है। ठीक है। तो इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी? इस साइड रहेगी v कोस्ट ओमेगा आर होगी। ठीक है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? आप कहोगे ओमेगा आर। इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी? आप कहोगे ओमेगा आर। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा आर। ठीक है। अब दोनों के अंदर एक चीज आप देखिए, जब हमारी बॉडी है वो प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन कर रही है तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो इक्वल है। इक्वल कैसे है? उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और उसकी डायरेक्शन भी इक्वल है ना। हर एक पॉइंट पर सेम ही डायरेक्शन के अंदर जा रही है। जबकि हमारी रिजिड बॉडी है प्योर रोटेशन मोशन कर रही है तो हर एक पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है परंतु डायरेक्शन है वो अलग अलग है। यहाँ पर ए पॉइंट पर देखें तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पर बी पॉइंट पर देखें तो डायरेक्शन उसकी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ सी पॉइंट पर देखें तो उसकी नेगेटिव वाई डायरेक्शन और डी पॉइंट पर देखें तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है। यानी कि हर एक पॉइंट के ऊपर एक अलग डायरेक्शन आ रही है परंतु उनका मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा आर के बराबर आ रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या हो दोस्तों, जब हमारी रिजिड बॉडी है वो प्योर ट्रांजैक्शनल और प्योर रोटेशनल मोशन दोनों एक साथ करे। ठीक है। तो जरा मुझे बताइए ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है? तो ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी, देखिए इसका जो प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन की वजह से क्या वेलोसिटी आएगी? आप कहोगे वी नोड। और जो इसकी रोटेशन मोशन है उसकी वजह से वेलोसिटी क्या आएगी? आप कहोगे ओमेगा आर। तो ए पॉइंट पर जो नेट जो वेलोसिटी आएगी वो किसके बराबर होगी? वी नोड प्लस ओमेगा आर के बराबर होगी। होगी ना। इसी प्रकार से जब हम बात करें बी पॉइंट के ऊपर तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी किस किस की वजह से होगी? आप कहोगे जो ट्रांजैक्शनल मोशन है उसकी वजह से वेलोसिटी है वी नोड, जबकि इसका रोटेशन वेलोसिटी है उसकी वजह से वेलोसिटी आ रही है ओमेगा आर। आ रही है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो नेट वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? नेट वेलोसिटी आपने निकालनी सीखी है, किस तरह से निकालते हैं? हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है ना। अगर ए वेक्टर जा रहा है इस तरफ, बी वेक्टर जा रहा है इस तरफ, तो जो रिजल्टेंट सी वेक्टर है वो किसके बराबर होता है? आप कहोगे सी वेक्टर बराबर होता है अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है ना। और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में सी इक्वल्स टू होगा अपना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आएगी जिसको मैं किससे डिनोट कर देता हूँ, मान लेते हैं वी से डिनोट कर देते हैं इसको। तो वी किसके बराबर आएगा? अपना अंडर रूट ऑफ वी नोट स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा स्पेस बना के लिख देते हैं, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जब सी पॉइंट है उसके ऊपर वेलोसिटी क्या होगी? तो आप कहेंगे भाई इसका ट्रांजैक्शनल मोशन है उसकी वजह से वेलोसिटी इस साइड आएगी वी नोड, जबकि इसका जो रोटेशनल मोशन होगा उसकी वजह से वेलोसिटी इस साइड आएगी कितनी? ओमेगा आर। तो जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर आएगी? रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वी वो बराबर आएगी वी नोड माइनस ओमेगा आर। ठीक है। इसको थोड़ा अभी डिटेल में अपने देखेंगे। एक बार डी पॉइंट पे चलते हैं। डी पॉइंट पे जरा बताइए वेलोसिटी क्या होगी? डी पॉइंट पर अपना ट्रांजैक्शनल मोशन की वजह से वेलोसिटी आएगी वी नोड, जबकि रोटेशन मोशन की वजह से वेलोसिटी आएगी ओमेगा आर। ठीक है। और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी अपनी आएगी ये
और वी वेक्टर है वो किसके बराबर आएगा, आप फिर से कहोगे वी वेक्टर है वो अपना बराबर आ गया वी नोट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड आर स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बस यहाँ पर जो सी पर जो होने वाली वेलोसिटी है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो तीन प्रकार की हो सकती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी हो सकती है। पहली कंडीशन में हमारे पास में आ सकता है कि जो वी नोट है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो किससे, ओमेगा आर से। सेकेंड जो कंडीशन है वो अपने पास हो सकती है वी नोट है उसकी वैल्यू कम हो ओमेगा आर से। ठीक है। थर्ड जो कंडीशन होगी वी नोट है वो बराबर हो अपना ओमेगा आर के। ठीक है। तो इन तीनों कंडीशनों को जरा हम समझते हैं। जब हमारा वी नोड है वो ज़्यादा होगा किससे, ओमेगा आर से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सी पॉइंट है सी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, वी इक्वल्स टू वी नोड माइनस ओमेगा आर करेंगे, ये क्या होगी, एक पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सी पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। परंतु जब हमारी जो वेलोसिटी वी नोड है वो लेस देन हो ओमेगा आर से, तो उस कंडीशन में हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी वी है वो किसके बराबर आएगी, वी नोड माइनस ओमेगा आर, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। और नेगेटिव क्वांटिटी क्या शो कर रहा है कि सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, हमारी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। ओके। परंतु जब वी नोड इक्वल्स टू ओमेगा आर हो उस कंडीशन में हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, आप क्या कहोगे, जीरो के बराबर होगी। तो उस समय हमारा जो सी पॉइंट है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन, यानी कि एक ऐसा मोशन जिसके कारण हमारा जो प्योर ट्रांजेक्शनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन, उन दोनों की वजह से जो वेलोसिटियां हैं वो इक्वल आए, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है। इस कंडीशन में जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा उस पॉइंट की जो वेलोसिटी यानी कि वी सी है वो हमेशा जीरो होगी। ये कंडीशन हमेशा याद रखेंगे और हमेशा अप्लाई करेंगे जब भी हम प्योर रोलिंग मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो प्योर रोलिंग जो मोशन है उसके अंदर जो सी पॉइंट है उसका धरातल के सापेक्ष यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी। और कंडीशन वी इक्वल्स टू ओमेगा आर आएगी। इस कंडीशन को अगर हम अप्लाई करें प्योर रोलिंग मोशन में अलग अलग पॉइंट के लिए तो वेलोसिटी क्या आएगी बताइए जरा, यहाँ पर जरा अप्लाई कीजिए वी इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो यहाँ पर ओमेगा आर की जगह हम वी नोट स्क्वायर ही कर देते हैं ना। तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास, अंडर टू वी नोट। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अंडर टू वी नोट ही आ जाएगा। इस पॉइंट के लिए डी पॉइंट पे भी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अंडर टू वी नोट। तो रिजल्टेंट अपने पास में क्या आ जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो यहाँ पर ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी आएगी वी नोट प्लस ओमेगा आर था ना, तो टू वी नोट हो जाएगी। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, पहले तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन होगी ये वाली और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर टू वी नोट। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, आप कहोगे जीरो। तो डी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर टू वी नोट और डायरेक्शन होगी ये वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेलरेशन इन प्योर रोलिंग मोशन। तो पहले तो मुझे वेलोसिटी बताइए क्या है। तो ए पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी आई है टू वी नोड। हमारा जो रिजिड बॉडी है उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, आप कहोगे वी नोड। और जो पॉइंट ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है यानी कि जो सी पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या है, आप कहोगे जीरो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, वी नोट किसके बराबर है, आप कहोगे ओमेगा आर के बराबर है। तो बोथ साइड है डिफ्रेंसिएशन कीजिए ना इसका, टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, हमारे पास में आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी एंड साथ में आएगा आर। तो इधर वाली साइड तो आ जाएगा ए नोड और यहाँ आ जाएगा अपना एल्फा आर। तो जो रिलेशन अपने पास में प्योर रोलिंग मोशन के लिए वेलोसिटी के लिए आया है, सेम ही रिलेशन हमारे पास में किसके लिए आएगा, एक्सेलरेशन के लिए आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो उसकी ए पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो टू वी नोड होगी, तो इसका एक्सेलरेशन है वो भी किसके बराबर होगा, टू ए नोड के बराबर होगा। इसका सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ए नोड होगा। जबकि उसका सी पॉइंट यानी जो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट के अंदर जो पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि सी पॉइंट के ऊपर प्योर रोलिंग मोशन में दो कंडीशनें हैं वो हमें अप्लाई करनी है। और वो दो कंडीशनें कौन कौन सी है, वी नोड है वो ओमेगा आर के बराबर रहेगा एंड अपना ए नोड है वो बराबर रहेगा एल्फा आर के बराबर। ठीक है, इन दोनों कंडीशनों को याद रखना है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स है इनसे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आप और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है,
उसके बाद में हम डिफरेंट टाइप की और कंडीशनें देखेंगे कि अगर हमारा जो रिजिड बॉडी है उस पर कोई एक एफ फोर्स लगा दें तब अपना रोलिंग मोशन वो किस तरह से होगा। अगर यहाँ पर जो ग्राउंड है वहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी अगर अप्लाई होता तो यहाँ पर अपनी प्योर रोलिंग मोशन वो किस तरह से होता। तो इन कंडीशनों को हम बाद में समझेंगे। पहले अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि कोई एक वल्ले है जो कि वी नोट वेग से शुद्ध लौटनी गति कर रहा है, यानी कि प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो दी गई स्थिति में वल्ले पर स्थित कोई बिंदु पी का ध्रुवांतर के सापेक्ष वेग क्या है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वल्ले है वो क्या कर रहा है, वी नोट वेग से वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, आप कहोगे वी नोट वेलोसिटी के साथ। तो हम जानते हैं वी नोट है वो किसके बराबर होगा, आप कहोगे आर ओमेगा नोट के, जहां ओमेगा नोट क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, और जो टॉप पर जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आप कहोगे 2v नोट। और जो ग्राउंड के संपर्क में यानी ग्राउंड के कॉन्टेक्ट के अंदर जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि अपना जो प्योर रोलिंग मोशन है उसके लिए यही कंडीशन है ना। अब जरा बताइए हमारा जो पॉइंट P है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए जो पॉइंट P है उसकी ट्रांजैक्शनल मोशन क्या है और उसकी रोटेशनल मोशन क्या है। तो बात करें इसकी ट्रांजैक्शनल मोशन के लिए तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी v नोट, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी ट्रांजैक्शनल मोशन की वजह से वो इक्वली रहेगी और वो v नोट के बराबर रहेगी, क्योंकि v नोट है इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसका रोटेशन मोशन है उसकी वजह से वेलोसिटी कितनी आएगी, आप जानते हो आर ओमेगा नोट। तो यानी कि ओमेगा वेलोसिटी के साथ इधर वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं इधर वाली साइड इसकी वेलोसिटी आएगी वी नोट ही होगी, क्योंकि आर ओमेगा नोट है वो वी नोट के बराबर ही है। ठीक है, तो ये वाली जो वेलोसिटी है वो इसके ट्रांजैक्शन मोशन की वजह से और ये वाली जो वेलोसिटी है इसके रोटेशन मोशन की वजह से है। तो यहाँ पर इस जो वी नोट है जो रोटेशन मोशन की वजह से आ रहे हैं इसकी हम कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट क्या क्या बनेंगे जरा बताइए, एक तो इधर वाली साइड में कंपोनेंट बनेगा और एक इधर वाली साइड कंपोनेंट बनेगा। तो अगर ये वाला जो एंगल थीटा है तो यहाँ जो ये वाला जो एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा ही होगा। ठीक है ना, तो वी नोड के यहाँ दो कंपोनेंट बनेंगे और कौन कौन से दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो इधर वाली तरफ कंपोनेंट बनेगा वी नोड साइन थीटा और एक इधर वाली तरफ कंपोनेंट बनेगा वी नोड कोस थीटा। ठीक है, तो अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से दो कंपोनेंट आएंगे, इधर वाली तरफ जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आने वो कौन से हैं, वी नोड है और अपना वी नोड साइन थीटा। तो जो नेट वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, वी नोड प्लस वी नोड साइन थीटा के बराबर। जबकि एक इस डायरेक्शन के अंदर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है और वो किसके बराबर है, वी नोड कोस थीटा के बराबर। तो जरा बताइए अब नेट वेलोसिटी क्या होगी, तो नेट वेलोसिटी अपनी आ जाएगी इधर वाली तरफ और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, हम जानते हैं कोई दो वेक्टर है, इधर वाली तरफ है ए वेक्टर और इधर वाली तरफ है बी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट सी वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सी वेक्टर है वो बराबर होता है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर, या इनको हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो आप क्या कहोगे अंडरूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम वी नेट की वैल्यू की बात करेंगे तो वी नेट किसके बराबर होगा, वी नेट अपना आ जाएगा अंडरूट्स ऑफ वी नोड प्लस वी नोड साइन थीटा की होल स्क्वायर प्लस वी नोड कोस थीटा की स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी नोड है वो अपना बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या अपने पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलकर भी 1 बनेगा। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वी नोड अंडरूट्स ऑफ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा। तो 2 है तो उसको आप कॉमन ले सकते हो, तो अपने पास में फाइनल क्या बचेगा, फाइनल हमारे पास में आ जाएगा 2 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, वी नेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसमें किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक पहिया है जिसका वजन है दे रखा है कैपिटल एम और उसकी रेडियस दे रखी है आर। ठीक है, जो कि किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेशन कर रहा है और ये जो पहिया है रखा है किसी लकड़ी के तख्ते पर और जो लकड़ी का तख्ता है वो भी आगे की तरफ जा रहा है किसी वी नोड वेलोसिटी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर पहिया है वो प्योर रोलिंग मोशन करे यानी कि शुद्ध लौटनी गति करे तो उस कंडीशन के अंदर जो पहिए का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, हमने देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही तो सीखा
कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि अगर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 0, यानी कि उसकी लेफ्ट साइड के अंदर जो वेलोसिटी है और जो इसकी राइट साइड के अंदर जो वेलोसिटी है वो होनी चाहिए इक्वल। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं हमारी इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट और राइट साइड के अंदर क्या क्या वेलोसिटियाँ हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से एक तो इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आएगी और वो किसके बराबर होगी, अपनी ओमेगा आर के बराबर होगी। तो यहाँ ओमेगा आर तो हुई इसका जो रोटेशन मोशन है उसकी वजह से वेलोसिटी। अब इसका जो ट्रांजेक्शनल मोशन है उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो ट्रांजेक्शनल मोशन की वजह से क्या वेलोसिटी है, आप कहेंगे इस डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, वीसीएम के बराबर है। अब हम जानते हैं प्योर रोलिंग मोशन के लिए क्या कंडीशन होती है, अपनी ओमेगा आर है वो किसके बराबर आना चाहिए, अपना वीसीएम के बराबर। यानी कि जो रोटेशन मोशन की वजह से जो वेलोसिटी है वो बराबर होनी चाहिए हमारा जो ट्रांजेक्शनल मोशन के लिए जो वेलोसिटी है। तभी तो यहाँ सी पॉइंट है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, परंतु यहाँ कुछ वेलोसिटी अपनी एक्स्ट्रा आ रही है, किसकी वजह से, हमारा जो तख्ता है लकड़ी का उसकी वेलोसिटी की वजह से। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये वाला जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये इस तख्ते की वेलोसिटी की वजह से कुछ मोशन करेगा, करेगा ना। तो ये स्थिर कब दिखाई देगा, ये स्थिर केवल तभी दिखाई देगा जब अपना वी सी एम माइनस ओमेगा आर इन दोनों की वजह से जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर आनी चाहिए, अपना जो तख्ता है उसकी वेलोसिटी के बराबर। तभी तो ये कॉन्टेक्ट वाला पॉइंट है वो स्थिर रहेगा, होगा ना। तो यहाँ पर अपना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, वी नोड प्लस ओमेगा आर के बराबर। तो इतनी अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रहती है तभी हमारा ये जो टायर है वो प्योर रोलिंग मोशन है वो यहाँ करेगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ताकि ये कंसेप्ट और अच्छे से आप समझ पाओ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कोई एक गोला है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, जो कि किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस गोले के ऊपर कोई एक लकड़ी का तख्ता रखा हुआ है। ठीक है, और इस तख्ते की वेलोसिटी कितनी है, क्वेश्चन में हमें दे रखी है वी नोट। ठीक है, अगर हमारा ये जो गोला है ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है उस कंडीशन के अंदर इसका जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है यानी कि वी सी एम है वो हमें बताना है क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो जरा मुझे बताइए यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे एक तो ये वाला पॉइंट है जो कॉन्टेक्ट में है और एक ऊपर वाला जो पॉइंट है वो कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटियाँ जरा बताइए क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी। तो यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर इसका जो रोटेशन मोशन है उसकी वजह से वेलोसिटी कितनी आएगी, इधर वाली तरफ आएगी ओमेगा आर। जबकि इसका ट्रांजैक्शनल मोशन की वजह से वेलोसिटी क्या होगी, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा जब ऑब्जेक्ट ट्रांजैक्शन मोशन करता है तो उसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि वीसीएम और वीसीएम सभी जगह एक इक्वल रहेगी। जबकि एंगुलर वेलोसिटी है उसका क्या रहता है, सभी जगह मैग्नीट्यूड में तो बराबर रहेगी परंतु डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है ना। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कुछ अलग होगी, यहाँ पर कुछ अलग होगी और बॉटम में कुछ अलग होगी। ठीक है ना, तो ए पॉइंट के ऊपर इसकी जो ट्रांजैक्शनल मोशन है उसकी वजह से वेलोसिटी कितनी होगी, वीसीएम, और कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए पॉइंट के ऊपर अपना वीसीएम है वो किसके बराबर होगा, हमारा जो ओमेगा आर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब बात करते हैं बी पॉइंट के लिए। तो बी पॉइंट पर क्या होने वाला है, बी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ट्रांजैक्शनल मोशन है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आपको होगी वीसीएम होगी, और कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। बी पॉइंट के ऊपर हमारा जो रोटेशन मोशन है उसकी वजह से वेलोसिटी क्या होगी, आपको होगी ओमेगा आर रहेगी, और डायरेक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगी, होगी ना। तो बी पॉइंट पर टोटल वेलोसिटी कितनी आ रही है, आपको होगी अपना वीसीएम प्लस अपना ओमेगा आर। ठीक है ना, अब जो बी पॉइंट है वो कॉन्टेक्ट में है ना अपना तख्ती के और गोले के। अब ये पॉइंट स्थिर अवस्था में कब दिखाई देगा, स्थिर कब रहेगा, अब इसको आप समझिए जरा। देखिए यहाँ पर ये अपनी हुई तख्ती, ओके, और ये हुआ अपना गोला। अब ये दोनों के जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, कॉन्टेक्ट पॉइंट कौन कौन सा है, मान लेते हैं एक तो यहाँ पर ये दो कॉन्टेक्ट पॉइंट मान लिए अपनों ने। ठीक है, एक तख्ती वाला और एक गोले के ऊपर। अब ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो स्थिर कब रहेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट के अंदर, जब दोनों आगे की तरफ इक्वल ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो। जैसे आपने देखा है ना कि कोई दो बस है वो समान दिशा के अंदर अगर इक्वल वेलोसिटी के साथ जा रही है तो वो क्या दिखाई देगी, एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में दिखाई देगी।
देगी ना। उसी प्रकार से ये दोनों पॉइंट है वो स्थिर कब दिखाई देंगे, जब दोनों की वेलोसिटियाँ हैं वो इक्वल हो। तो यानी कि हमारा जो तख्ती की वजह से वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो, हमारा जो गोले है, गोले की वजह से जो वेलोसिटी है उसके बराबर हो। तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो वी नोड है वो किसके बराबर होना चाहिए, वी सी एम प्लस ओमेगा आर के बराबर। और ओमेगा आर किसके बराबर है, अपना वी सी एम के बराबर। तो जरा रखिए यहाँ पर, यहाँ रख दिया अपनों ने प्लस वी सी एम। ठीक है, तो यहाँ वी सी एम प्लस वी सी एम करेंगे तो 2 VCM आ गया। तो 2 VCM आ गया तो यहाँ वी नोट के बराबर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, वी नोट बाई 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं ताकि ये डाउट और अच्छे से क्लियर हो पाए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक गोला है जिसकी रेडियस है आर, ठीक है, और किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस गोले के ऊपर और नीचे 2 तख्ती हमने लगा रखी हैं, लकड़ी की तख्ती हैं। ठीक है, वुडन कोई भी आप तख्ती मान लीजिए। ठीक है, तो इन तख्तियों की वेलोसिटी है, जो ऊपर वाला है उसकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी नोट, जबकि जो नीचे वाला तख्ता है उसकी वी नोट वेलोसिटी है और किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा जो गोला है वो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो गोला है उसका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करोगे, तो देखिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वही हम अपना ट्रिक यूज करेंगे। और ट्रिक क्या है, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे उनकी वेलोसिटियाँ हैं वो जीरो रहेगी, तभी तो वो प्योर रोलिंग मोशन है वो करेगा। तो सबसे पहले हम गोले के लिए देखते हैं कि यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी आती है। तो गोले के लिए सबसे पहले इसका रोटेशन मोशन है उसकी वजह से वेलोसिटी क्या होगी, आप कहोगे ओमेगा आर होगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जबकि हमारा वी सी एम होगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इसी प्रकार से जो ऊपर वाला जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसके ऊपर क्या वेलोसिटी रहेगी, आप कहोगे वी सी एम रहेगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और साथ में जो अपना ओमेगा आर है वो भी रहेगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट कब आपको स्थिर दिखाई देगा, जब यहाँ गोले की वजह से जो नेट वेलोसिटी, गोले की वजह से नेट वेलोसिटी कितनी है, वी सी एम माइनस ओमेगा आर है, ये किसके बराबर होना चाहिए, हमारा इस तख्ते की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ के जो पॉइंट है वो कब स्थिर रहेंगे, जब दोनों की तरफ की वेलोसिटियाँ हैं वो इक्वल हो। तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो वी नोड है वो किसके बराबर होना चाहिए, ओमेगा आर माइनस वी सी एम। ठीक है, ये किसके लिए है, नीचे वाले पॉइंट के लिए है। इसी प्रकार से ऊपर वाले के लिए भी देखें तो ये कब बराबर होगा, जब अपना वी नोड है वो किसके बराबर हो जाए, अपना वी सी एम प्लस ओमेगा आर के बराबर हो जाए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर हमने यहाँ ओमेगा आर पहले क्यों लिखा और वी सी एम बाद में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ ओमेगा आर माइनस वी सी एम है ना। तो इसका कारण ये है कि हमारे पास में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उनकी वेलोसिटी हमें सेम डायरेक्शन में देखनी है। यहाँ अपना तख्ता है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है वी नोड वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर ए पॉइंट भी इधर वाली डायरेक्शन में जाएगा, तो इसलिए पहले अपनों ने ओमेगा आर लिखा है। ठीक है, अब इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 एंड इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो जब यहाँ हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे यानी कि 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, लेफ्ट साइड में आएगा 2 वी नोड और राइट साइड में आ जाएगा 2 ओमेगा आर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो अपना एंगुलर जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वी नोड बाई आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू अगर कहीं भी आप रखोगे तो यहाँ पर अपना जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सोल्व की उन सभी प्रॉब्लम के अंदर हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर थी, 0 के बराबर थी। और दूसरा क्या था, हमारा जो रिजिड बॉडी है उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम ले रहे हैं 0, यानी कि सिस्टम पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं लग रहा। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कि हमारी कोई भी एक रिजिड बॉडी है उसके ऊपर हम एफ फोर्स अप्लाई करें तो उसके बाद हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या रहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी वो भी हम देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि एफ फोर्स अप्लाई करने के बाद हमारा जो रिजिड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होगा, हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसका एंगुलर एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बनेगी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा मान लेते हैं हमारी जो रिजिड बॉडी है उसका मास m है और उसकी रेडियस है r। ठीक है, अब हमारा जो रिजिड बॉडी है उसके ऊपर हम कोई एक एफ फोर्स है वो हम अप्लाई करते हैं।
ठीक है। इस एफ फोर्स को अप्लाई करने की वजह से हमारे जो रिजिड बॉडी है वो क्या कर रही है, प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी किसी भी रिजिड बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करने के बाद हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हम कॉन्टेक्ट जो सरफेस है वहाँ पर 2 पॉइंट मानेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हम देखते हैं कि हमारे रिजिड बॉडी है उस पर एफ फोर्स अप्लाई करने की वजह से हमारा पॉइंट ए है वो बी के रिस्पेक्ट के अंदर कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ए पॉइंट है वो बी के रिस्पेक्ट के अंदर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन के अंदर हमारा एफ फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है। तो जो बी पॉइंट है उस पर फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाई होगा, क्योंकि हमेशा फ्रिक्शन फोर्स है वो रिलेटिव वेलोसिटी उसको अपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, जिस डायरेक्शन में हमारा जो पॉइंट है मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपनी आ गई ये वाली। ठीक है। अब जरा मुझे बताइए फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वही रहेगी जो हमने स्टडी की है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है तो उस पर लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल फोर्स है वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होगा, आप कहोगे न्यू mg के बराबर या न्यू n के बराबर। ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन हमारे पास में आ चुकी है। ओके। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बनेगी। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम यहाँ पर मोशन को दो प्रकार से स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शनल मोशन भी हो रहा है और रोटेशन मोशन भी हो रहा है। तो जरा मुझे बताइए ट्रांजेक्शनल मोशन के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनाई है। हम जानते हैं ट्रांजेक्शनल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एफ नेट इक्वल्स टू मास और सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन, जिसको मैं ACM से डिनोट करता हूँ। ठीक है। ओके। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेशन मोशन करेगा तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, आप कहोगे टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा के बराबर होगा, जहां एल्फा क्या है, हमारा जो एंगुलर एसिलेशन है। ठीक है। और यहाँ पर रोटेशन एक्सिस कौन सा होगा, रोटेशन एक्सिस हमारा जो रिजिड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो ये रोटेशन कर रही है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो रिजिड बॉडी है उस पर देखिए एफ नेट कौन सा लग रहा है। तो एफ नेट दो फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, हमारा एफ है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जो कि फ्रिक्शन फोर्स है वो लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ माइनस एफ इक्वल्स टू MACM। ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अब हमारा जो रोटेशन मोशन है उसकी वजह से इक्वेशन क्या आएगी, टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा। और टॉर्क है वो किस किस की वजह से लगेगा, टॉर्क हमारा एक तो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से लगेगा, और दूसरा हमारा जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वजह से लगेगा। तो मान लेते हैं हमारा जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसको मैं टॉर्क 1 से डिनोट करता हूँ, और जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसको मैं टॉर्क 2 से डिनोट करता हूँ। तो जो नेट टॉर्क लग रहा है वो किसके बराबर होगा, आप होगे टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 इक्वल्स टू आई एल्फा के बराबर। अब जरा बताओ टॉर्क 1 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है, आप कहोगे एफ। अब रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, तो हमारा जो एफ फोर्स है वो तो रोटेशन एक्सिस पे ही तो लग रहा है। तो रोटेशन एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो आप क्या कहोगे कि टॉर्क 1 है उसकी वैल्यू तो आ गई 0, यानी कि हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो क्या होगा, 0 होगा। अब जरा मुझे बताइए जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से कितना टॉर्क लग रहा है। तो आप कहोगे टॉर्क 2 है वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स एफ, और जो रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या है, ये वाली है। ठीक है। जो कि इसकी रेडियस आर के बराबर है। तो टॉर्क 2 की वैल्यू आ गई एफ आर के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपना 0 प्लस एफ आर इक्वल्स टू आई एल्फा हो गया। तो इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से जब हम f की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास में आ जाएगा f माइनस आई एल्फा बाई आर इक्वल्स टू MACM। ठीक है। तो यहाँ से ACM की वैल्यू आप बता सकते हो क्या आ जाएगा, f बाई m, और साथ में आ जाएगा आई एल्फा बाई MR। ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको कोई सॉलिड स्फीयर दे दिया, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 MR² होता है। कभी कोई रिंग दे दी, रिंग के लिए MR² हो गया। कोई डिस्क दे दी, कोई और जैसे सिलेंडर दे दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ही हम इनका जो सेंटर ऑफ मास उसका एसिलेशन है वो बता पाएंगे। ठीक है। परंतु हमें कंसेप्ट क्या यूज करना है वो ओवरऑल अपने को समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक साइकिल का पहिया दे रखा है जिसका मास है m और उसकी रेडियस है r। इस साइकिल के पहिए पर ऊपर की तरफ कोई एक एफ फोर्स है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है।
तो इस एफ फोर्स की वजह से हमें ये फाइंड करना है कि क्या हमारा ये पहिया है प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है या नहीं। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका आंसर? देखिए, हम जानते हैं प्योर रोलिंग मोशन है उसकी कंडीशन क्या होती है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, एंड अपना ए सी एम है वो किसके बराबर होता है, एल्फा आर के बराबर। तो यहाँ हमारा जो अप्लाइड फोर्स है उस फोर्स की वजह से जो एसिलेशन लग रहा है वो अगर एल्फा आर के बराबर आ जाता है तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर जो प्योर रोलिंग मोशन है उसकी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्योर रोलिंग मोशन है वो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम बनाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हमारा जो पहिया है वो दो तरह के मोशन कर रहा है, एक तो ट्रांजैक्शनल मोशन कर रहा है, एक कर रहा है रोटेशन मोशन। जब हमारा ट्रांजैक्शनल मोशन होता है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनती है, हम जानते हैं एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एसिलेशन, जहाँ एसिलेशन क्या है उसका सेंटर ऑफ मास की वजह से एसिलेशन आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा रोटेशन मोशन की वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा, जहाँ आई है अपना रोटेशन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एल्फा है इसका एंगुलर एसिलेशन। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब जरा मुझे बताइए टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। टॉर्क बराबर होता है अपना अप्लाइड फोर्स और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो रोटेशन एक्सिस कौन सा है अपना, ये पहिए का सेंटर है, और परपेंडिकुलर दूरी क्या है, हम कहेंगे रेडियस आर के बराबर। तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप कहोगे एफ आर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, आई एल्फा। अब ये पहिया है, पहिया किसके बराबर होता है, एक रिंग की तरह ही होता है, रिंग होता है ना। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, आप कहोगे एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने पास में ये वैल्यू आ गई। ठीक, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब जरा देखिए हमारा इक्वेशन 1 है उसमें एफ नेट कितना लग रहा है, एफ नेट तो यहाँ हमारा एफ के बराबर ही तो है। ठीक है ना, तो इस एफ की वैल्यू अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में रख दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा एम ए सी एम, साथ में आ जाएगा आर, और ये बराबर आ जाएगा अपना एम आर स्क्वायर के बराबर। बोथ साइड जो कटता है उसको काट ही जरा, तो एम से एम कट गया, इस आर से ये आर कट गया। एक क्या नहीं लगाया अपनों ने, एल्फा नहीं लगाया क्या, ये एल्फा और लगाओ यार। ठीक है, तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, ए सी एम इक्वल्स टू एल्फा आर। तो यही तो कंडीशन है अपनी रोलिंग मोशन की। तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ रोलिंग मोशन की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है कैपिटल एम और उसकी रेडियस है कैपिटल आर। इस सॉलिड स्फीयर के टॉप पर कोई एक एफ फोर्स है वो लगाया जाता है। ठीक है, इस एफ फोर्स को लगाने की वजह से हमारा ये जो सॉलिड स्फीयर है ये क्या करने लग जाता है, प्योर रोलिंग मोशन करने लग जाता है। तो उस कंडीशन में हमें फाइंड करना है कि इस सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन यानी कि एसीएम। इसके बाद हमें फाइंड करना है कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारा जो अप्लाइड एफ फोर्स है उसको धरातल से कितनी ऊंचाई पर आरोपित किया जाए ताकि धरातल द्वारा गोले पर जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, तो देखिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम वही कंसेप्ट यूज करते हैं जो ऊपर किया था। तो दोस्तों पहले फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन क्या है और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनने वाली है। तो यहाँ पर हमारे दो तरह के मोशन हो रहे हैं, एक तो हमारा हो रहा है ट्रांजेक्शनल मोशन और एक हो रहा है हमारा रोटेशन मोशन। ठीक है, ट्रांजेक्शनल मोशन के लिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एफ नेट इक्वल्स टू हमारा जो मास और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, जबकि हमारा जो रोटेशनल मोशन होता है उसके लिए टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर एक तो हमारे द्वारा जो अप्लाइड एफ फोर्स लग रहा है, दूसरा लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्ट सरफेस है उस पर 2 पॉइंट मानते हैं। तो ए पॉइंट है वो बी पॉइंट के रिस्पेक्ट के अंदर कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आप कहेंगे भाई जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ए पॉइंट है वो हमारा जाएगा एफ फोर्स की डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगेगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, लगेगा ना। तो जरा बताओ भाई यहाँ पर एफ नेट क्या लगेगा, हम कहेंगे एफ माइनस एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो रोटेशन मोशन है उसकी वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारा जो एफ फोर्स है उसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसको मैं टॉर्क 1 से डिनोट करता हूँ। हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसको मैं टॉर्क 2 से डिनोट करता हूँ। तो जरा बताइए टॉर्क 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे अप्लाइड फोर्स और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो अप्लाइड फोर्स तो है अपना एफ और रोटेशन एक्सिस है ये,
तो इससे परपेंडिकुलर दूरी किसके बराबर है? आप कहोगे रेडियस आर के बराबर, तो टॉर्क 1 की वैल्यू आ गई एफ आर के बराबर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो आप कहेंगे आर से एफ की तरफ अपनी फिंगर कर्ल करेंगे तो रोटेशन एक्सिस की डायरेक्शन आ गई सरफेस के परपेंडिकुलर इनसाइड हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क देखें तो अप्लाइड फोर्स कितना है? आप कहोगे एफ, और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी तो आप कहोगे अपना रेडियस आर के बराबर। ओके, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो हम क्या करेंगे, आर पर अपनी फिंगर रखिए और अपनी फिंगर को कर कीजिए अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, तो हमारे पास में जो टॉर्क की डायरेक्शन आ गई सरफेस के परपेंडिकुलर इनसाइड आ गई। यानी कि हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स है इस सॉलिड स्फीयर को दोनों एक ही साइड के अंदर रोटेट करवा रहे हैं, इसी साइड में रोटेट करवा रहे हैं, तो दोनों की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो आपस में एड हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही साइड में लग रहे हैं। तो जरा बताइए क्या हो जाएगा टॉर्क नेट? एफ आर प्लस एफ आर के बराबर, ये किसके बराबर होगा? अपना आई अल्फा के बराबर। और यहाँ आई क्या है? अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? आप कहेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर के बराबर। तो जरा वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ आ गया ये। बोथ साइड अगर हम एल्फा को कॉमन ले सॉरी आर को कॉमन लेके काट दें तो अपने पास में इतना बचेगा, एफ प्लस एफ इक्वल्स टू 2/5 एम आर एल्फा। ओके, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में ऐड करें तो क्या आएगा? ऐड करने पर आपके पास में आएगा लेफ्ट साइड में तो 2f आएगा, राइट साइड में आपके पास में आ जाएगा m कॉमन और ले लीजिएगा, अपना आ जाएगा ACM प्लस 2/5 आर एल्फा। ठीक है, क्या इस आर एल्फा को आप ACM लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्योर रोलिंग मोशन के लिए यही तो कंडीशन है कि जो अपना ACM है वो किसके बराबर आना चाहिए? आर एल्फा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 2f/m, और साथ में 5 एंड 2 कितना आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा। 7/5 ACM के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से ACM की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/7 और f/m के बराबर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का आइसोलेशन तो अपने पास में आ गया। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो देखिए हमारी जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम ACM की वैल्यू रख दें तो हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जरा रखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर F माइनस एम ए सी एम ये किसके बराबर आ जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ जाएगा ना। यहाँ से F को इधर ले जाइएगा और एम ए सी एम है उसको इधर ले जाइएगा, तो अपने पास ये इक्वेशन बनेगी। अब जरा ACM की वैल्यू रखिए, यहाँ क्या आ जाएगा? F माइनस एम, और ACM की वैल्यू है 10/7, साथ में आ जाएगा f/m और साथ में ये f आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो कटता है उसको काटते हैं तो m से m कट गया, f है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 10/7 इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स f। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स f की फाइनल वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? 7 माइनस 10/7 आएगा, तो -3/7 और f के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है और इसके अपने द्वारा अप्लाइड फोर्स के, तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर हमारा फोर्स वो इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 3/7 f के बराबर होगी। अब जरा इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमारे द्वारा जो अप्लाइड एफ फोर्स है वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर हम अप्लाई करें, इसको हम ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर अप्लाई करें जिसकी वजह से हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना लगता है? 0 लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो टॉर्क कौन कौन लगाएगा? सिर्फ हमारा जो अप्लाइड फोर्स है उसी के द्वारा टॉर्क लगेगा, लगेगा ना। तो इस टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा के बराबर होगी। तो जरा बताइए टॉर्क की वैल्यू क्या है? हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स एफ और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो रोटेशन एक्सिस कहाँ है अपना? रोटेशन एक्सिस अपना यहाँ पर, और उससे परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? ये वाली। तो ये किसके बराबर होगी? क्योंकि हम जानते हैं इसकी रेडियस है वो है अपनी आर के बराबर, तो ये ऊपर वाली जो लेंथ रह गई ये किसके बराबर होगी? आप कहोगे h माइनस आर के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर दूरी है वो बराबर आ गई h माइनस आर के बराबर। ये किसके बराबर होगा? आई एल्फा के बराबर, और आई की वैल्यू किसके बराबर है? आप कहोगे 2/5 एम आर स्क्वायर के बराबर, और साथ में क्या आएगा? एल्फा। ठीक है, हम जानते हैं ACM है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है आर एल्फा के बराबर। तो एल्फा है वो किसके बराबर आ जाएगा? अपना ACM/r के बराबर आ जाएगा ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए जरा, ये रख दिया अपनों ने ACM/r के बराबर। तो क्या कट रहा है यहाँ पर? r से r कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फाइनली क्या आ जाता है? f
इक्वल्स टू एच माइनस आर इक्वल्स टू 2/5 एम आर, और साथ में आ जाएगा अपना ए सी एम। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। और ये इक्वेशन किसकी वजह से आई है? हमारा यहाँ रोटेशन मोशन की वजह से आई है। अब हमारा यहाँ पर क्योंकि रोलिंग मोशन हो रहा है तो ट्रांजेक्शन मोशन भी तो होगा, तो ट्रांजेक्शनल मोशन की वजह से अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? आप कहोगे एफ नेट इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर एफ नेट क्या लग रहा है? हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स एफ, तो ये किसके बराबर होगा? एम ए सी एम के बराबर होगा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा? यहाँ रखिए जरा, हमारे पास में आ जाएगा एम ए सी एम, साथ में आ जाएगा एच माइनस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2/5 एम आर ए सी एम। ओके, तो जो करता है बोथ साइड उसको काट देते हैं, तो देखिए अपना एम से एम कटा, ए सी एम से ए सी एम कटा, तो बचा क्या अपने पास? एच माइनस आर इक्वल्स टू 2/5 आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस आर को भी बराबर के इधर वाली तरफ ले आते हैं, तो ले आए, क्या बचेगा? एच इक्वल्स टू अपना 5 प्लस 2r कितना हो जाएगा? 7r/5। ओके, तो अपने को हाइट है वो कितनी रखनी पड़ेगी? 7r/5 रखनी पड़ेगी, तब हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क 0 लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 0 रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।